हेलो दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर चैनल से मैं जगत सिंह। कल पिछली वीडियो में हमने बताया था गिरफ्तारी के समय आपके अधिकार, कुछ नियम बताए थे, कुछ शेष रह गए, वो हम सेकंड वीडियो में आज बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे मांग पत्र के आधार पर गिरफ्तारी, अरेस्ट ऑन डिफ्यूजन। इसके बाद बात करेंगे पुलिस कब बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। इसके बाद बात करेंगे नाम पता नहीं बताने पर गिरफ्तारी कैसे हो सकती है, उससे कैसे छुटकारा मिलेगा। इसके बाद बात करेंगे अवरोध की, फिर करेंगे बात जमानती वारंट की, उसके बाद बात करेंगे वारंट किसको निर्देश देते हैं। इसके बाद बात करेंगे गिरफ्तार व्यक्ति की न्यायालय के समक्ष प्रस्तुति का क्या नियम है। उसके बाद बात करेंगे वारंट कहाँ लागू किया जाता है। इसके नेक्स्ट बात करेंगे गिरफ्तार व्यक्ति से संबंधित न्यायालय में प्रक्रिया, और इसके बाद बात करेंगे निजी व्यक्ति के द्वारा की गई गिरफ्तारी से संबंधित प्रक्रिया। इसके बाद बात करेंगे मजिस्ट्रेट द्वारा की गई किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी। इसके बाद सेना के सदस्यों की गिरफ्तारी से सुरक्षा। इसके बाद गिरफ्तारी कैसे की जाती है। गिरफ्तार व्यक्ति को वारंट देखने का अधिकार है ना, और व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जगह और स्थान की तलाशी के लिए क्या नियम है, गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी के लिए क्या नियम है, इन सब बातों की आज हम चर्चा करेंगे अपने वीडियो गिरफ्तारी के समय अधिकार पार्ट 2 में। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले हम मांग पत्र के आधार पर गिरफ्तारी, अरेस्ट और रिक्यूशन के ऊपर बात करते हैं। इसमें क्या है ना, रिक्यूशन का क्या अर्थ है, इसे जानने के लिए हम बात करते हैं। तो इस रिक्यूशन का मतलब होता है किसी संदेश को संचार के किसी भी माध्यम के द्वारा उस व्यक्ति तक पहुंचाना है, चाहे टेलीफोन से पहुंचाएं, चाहे वायरलेस से पहुंचाए, या लिखित पत्र के द्वारा उसको उस व्यक्ति तक पहुंचा दिया जाए, तो ये कहलाता है मांग पत्र के आधार पर गिरफ्तारी। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है पुलिस कब बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है। तो इसमें फौजदारी प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1) में क्या 1 के अनुसार या 41(1) में निम्नलिखित व्यक्तियों को या निम्नलिखित हालात में व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। कैसे? यदि वह संज्ञेय अपराध के लिए जिम्मेदार है, संज्ञेय या खतरनाक अपराध के लिए जिम्मेदार है, तो इस पर काफी हद तक युक्ति संगत संदेह है, या उसके ऊपर जो संदेह है वो युक्ति संगत है, या उसके खिलाफ कोई शिकायत है, या ऐसी इत्तला या सूचना मिली है कि इसका कोई संज्ञेय अपराध किया है, इसने कोई ऐसा अपराध किया जिसकी सूचना पुलिस को मिली है या इत्तला मिली है, उसके आधार पर भी वह गिरफ्तार कर सकती है। और किस आधार पर? यदि उसके घर में सेंध मारने के, सेंध लगाने के या कुमल करने के औजार मिले हैं, तब भी उसको गिरफ्तार कर सकती है। और यदि उसके पास चोरी का सामान बरामद हुआ है, चोरी का सामान मिला है, तब भी उसे गिरफ्तार कर सकती है। और यदि वह घोषित अपराधी है, तब भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि ड्यूटी पर तैनात किसी पुलिस अधिकारी, किसी पुलिस अफसर या किसी पुलिस कर्मचारी के कार्य में बाधा डालता है, खलल पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है, तब भी हम उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं बिना वारंट के ही। और यदि ऐसा है कि कानूनी गिरफ्तारी को तोड़कर भागा है ना, इस प्रकार के मामले में भी हम उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। आदि अन्य कई ऐसे मामले और हैं जहां पर हम व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। अब बात करें, एक प्रश्न ये बनता है कि संहिता की धारा 109 में कब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। धारा 109 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार किया जा सकता है।
इसमें बता दें कोई अनजाना व्यक्ति है, अनजाने व्यक्ति को संदेहजनक, जिस पर संदेह हो रहा है, ऐसी स्थिति में यदि पुलिस इधर उधर घूमते हुए देखती है या इधर उधर घूमते हुए नजर आता है, जिस पर संदेह बनता है, तो उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और वह पूछने पर संतोषजनक जवाब ना दे तब उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि संतोषजनक जवाब मिल जाता तो छोड़ दिया जाता है। या जो व्यक्ति संज्ञेय अपराध के लिए किसी जगह पर छुपा हुआ है, पुलिस को ज्ञात हुआ है विश्वसनीय सूत्रों से कि ऐसे संज्ञेय अपराध करने वाला है, वहां पर छुपा हुआ है, तो उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। या पुलिस ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर सकती है जिन लोगों पर संदेह हो और उनसे पूछताछ की जाए, वो अपने बारे में संतोष जवाब नहीं दे सकते या पुलिस को लगे कि इनके जवाब संतोषजनक नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है धारा 109 के अंतर्गत। दोस्तों, संहिता की धारा 110 के अंतर्गत किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा सकता है? इनमें कौन कौन आएंगे? कोई लुटेरा हो, चोर हो, डकैत हो या फोर्जरी का काम करता हो, ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। या जो चोरी का माल लेता हो, चोरी का माल खरीदता हो, चोरों की मदद करता हो, चोरों को छिपाता हो या शांति भंग करता हो, कालाबाजारी करता हो, मुनाफाखोरी करता हो। अब देखिए यहाँ पर मुनाफाखोरी के लिए तो सारे बिजनेस होते हैं, परंतु बिजनेस में अत्यधिक लाभ कमाना, बहुत ज्यादा मुनाफा लेना भी मुनाफाखोरी है। कालाबाजारी, माल को दुबका लेना, ग्राहकों से कह देना कि माल नहीं है, फिर ऊंचे दामों में चोरी छिपे बेचना, वो कालाबाजारी कहलाती है। ऐसी अवस्था में भी ऐसे व्यापारी को गिरफ्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है हमारा, यदि किसी पुलिस अफसर किसी व्यक्ति से नाम पता उसके बारे में जानकारी चाहते हैं और वो नहीं बताता है ना, तो ऐसे अपराध, ऐसे समय में क्या होगा? क्या पुलिस उस संज्ञेय अपराध के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है ना, जिसमें वे अपना नाम पता नहीं बताए? ऐसे में क्या होगा? तो पुलिस को लगेगा तो वो उसे गिरफ्तार कर सकती है। इसका उत्तर होगा हाँ, पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है और पुलिस को उसका नाम और पता जानने के लिए धारा 42(2) के अंतर्गत उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। और यदि उसके बाद में वो प्रश्न बता देता है, अपना नाम पता ठीक से बता देता है, तब पुलिस क्या करेगी? यदि वो नाम और पता बता देता तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस उसके बाद उसे जमानती या गैर जमानती बॉन्ड भरवा लेगी और उसके बाद छोड़ देगी। पुलिस क्या करेगी? उसे जमानती या गैर जमानती बॉन्ड भरवा लेगी और उसे छोड़ देगी। यदि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और 24 घंटे के अंदर भी उसे उसकी पहचान नहीं मिलती, सही जानकारी नहीं मिलती, तो पुलिस अब क्या करेगी? ऐसे में पुलिस ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार व्यक्ति को जो उस क्षेत्र में मजिस्ट्रेट है उनके सामने पेश कर देगी, भेज देगी। पुलिस का दायित्व है कि जो सबसे नजदीक मजिस्ट्रेट हैं उनके समक्ष ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत कर दे। अब एक क्वेश्चन बनता है अवरोध। अवरोध क्या है ना? अवरोध कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, इसको जान लेते हैं, है ना। संहिता में अवरोध से क्या तात्पर्य है या अवरोध का क्या अर्थ है, तो इसके लिए बात करते हैं। अवरोध का मतलब है किसी सरकारी मुलाजिम को उसकी ड्यूटी करने से रोकना। कोई सरकारी मुलाजिम अपनी ड्यूटी पर तैनात है, उसकी ड्यूटी में बाधा उत्पन्न करना, उसे रोकना, है ना, ये अवरोध कहलाता है। यदि बात करें हम जमानती वारंट क्या है, जमानती वारंट कैसे? तो जमानती वारंट अदालत के उस आदेश को कहते हैं, अदालत द्वारा दिया गया ऐसा आदेश जिसमें यह हिदायत दी जाती है ना, जिसमें हिदायत या चेतावनी दी जाती है कि अगर गिरफ्तार व्यक्ति खुद को अदालत के सामने पेश कर देता है
और पर्याप्त जमानतियों का इंतजाम कर लेता है, जमानत पूरी कर लेता है और जो कुछ जमानत राशि है उसे भी जमा कर देता है, तो उसे कैद से रिहा कर दिया जाएगा। इस प्रकार के वारंट में जमानतियों की संख्या, बॉन्ड की रकम जो उससे है ना, बॉन्ड की रकम उसमें निश्चित की जाती है, वो कोई ज्यादा नहीं होती है, उसकी स्थिति के अनुसार ही होती है। और अदालत में ये हाजिर होने का समय भी दर्ज बता देगा। तो ऐसे इसको दंड संहिता की धारा के 1 के अंतर्गत छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, अब बात आती है जमानत राशि का निर्धारण कैसे किया जाएगा। जमानत राशि, इसका उत्तर बनेगा जमानत राशि या बॉन्ड की जो राशि है इसका निर्धारण औचित्यपूर्ण होगा। औचित्यपूर्ण का मतलब क्या? मान लीजिए एक फकीर है, उस पर 5 लाख की जमानत राशि निर्धारित की जाए तो वो कहाँ से देगा? तो पूरे जीवन में ही पड़ा रहेगा। तो जमानत जो राशि है उसका निर्धारण या उसका जो उसके लिए जो तय सीमा है वो उसकी स्थिति के अनुसार ही निर्धारित हो। अब बात करते हैं वारंट किसको निर्देश देते हैं। वारंट किसको निर्देश देते हैं? पुलिस अधिकारी को देते हैं। जमानती वारंट पर क्या मंजूरी होती है? ये प्रश्न भी बन सकता है। जमानती वारंट पर क्या मंजूरी होती है? तो ये क्या है? जमानती वारंट क्या है ना? और जमानती वारंट क्या है? तो जमानती वारंट में जिस व्यक्ति के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है वो न्यायालय में आश्वासन देगा। किस बात का आश्वासन देगा? कि वह कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, अपनी उपस्थिति समय से दर्ज कराएगा। और जब वो ऐसा आश्वासन देता है तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। अब प्रश्न ये भी बनता है कि वारंट अधिकतर किसको निर्देश देते हैं? वारंट जो है किसको निर्देश देते हैं, किसके लिए कहते हैं? तो वारंट अधिकतर एक या एक से अधिक पुलिस वालों को निर्देश देते हैं। एक या एक से अधिक या पुलिस के समूह को भी निर्देश देते हैं। बड़े मामले में पुलिस के समूह को निर्देश दिया जाता है तो वो वारंट का निर्देश कहलाता है। ये बात होगी वारंट किसको निर्देश देते हैं। तो वारंट एक या एक से अधिक पुलिस वालों को निर्देश देते हैं। प्रश्न ये बनता है कि क्या न्यायालय किसी व्यक्ति को भी निर्देश दे सकता है? क्या न्यायालय किसी व्यक्ति को भी निर्देश दे सकता है यदि उसके पास पुलिस बल उपलब्ध नहीं? तो धारा 72(1) ये कहती है कि यदि न्यायालय को लगता है, क्या लगता है? कि वारंट जारी करना अनिवार्य है, वारंट जारी करना जरूरी है, तो और उस समय उसके पास कोई पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं है तो वह किसी भी व्यक्ति को निर्देश दे सकता है, किसी भी व्यक्ति को ऐसा निर्देश दे सकता है। तो ये इसका उत्तर बनता है। एक प्रश्न ये बनता है, क्या वारंट अन्य व्यक्ति को भी या आम व्यक्ति को भी दिया जा सकता है? इसका उत्तर बनेगा नहीं। एक आम व्यक्ति को वारंट नहीं दिया जा सकता है। अब प्रश्न ये बनता है, कब ऐसी स्थिति होती है जब मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को निर्देश हेतु या निर्देश जारी करता है, निर्देश हेतु वारंट जारी कर देता है? ऐसी स्थिति कब आती है? न्यायालय ऐसी व्यक्ति के लिए वारंट जारी कर सकता है जो अपराधी हो, भगोड़ा हो या फिर किसी संज्ञेय अपराध का मुलजिम हो और गिरफ्तारी देने से कतरा रहा हो, गिरफ्तारी देने से बच रहा हो, है ना? तो ऐसे अपराधी के लिए तुरंत वारंट जारी किया जा सकता है या किसी भी व्यक्ति को वारंट सौंपा जा सकता है। प्रश्न ये बनता है कि क्या व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय जानबूझकर बरती गई लापरवाही दंडनीय है? कभी कभी जो बाहुबलियों को पकड़ने जाती है पुलिस तो जानबूझकर लापरवाही कर देती है, मेरा ये निजी मानना है। तो क्या
ऐसी लापरवाही दंडनीय है या नहीं? तो इसका उत्तर है हाँ, ऐसी पुलिस अधिकारियों द्वारा किसी की गिरफ्तारी के समय जानबूझकर की गई लापरवाही दंडनीय है और इसे आईपीसी की धारा 187 के अंतर्गत दंडनीय माना गया है और पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर भी दंड का प्राविधान है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि क्या वारंट है ना, क्या वारंट मुलजिम को दिखाना आवश्यक है? क्या वारंट मुलजिम को दिखाना आवश्यक है? इसका उत्तर बनता है हाँ, हाँ वारंट मुलजिम को दिखाना नितांत आवश्यक है। प्रश्न ये बनता है क्या वारंट के बारे में आरोपी को बिना कुछ बताए गिरफ्तार करना कानून पूर्ण है या न्यायपूर्ण है? या वारंट के बारे में आरोपी को कुछ भी जानकारी दिए बिना उसे गिरफ्तार करना है ना न्याय संगत है या संवैधानिक है? इसका उत्तर बनता नहीं। और अगर ऐसा नहीं किया गया है, पुलिस अधिकारी के द्वारा उसे जानकारी नहीं दी गई है, तो आरोपी ऐसे हालात में गिरफ्तारी के समय अवरोध पैदा कर सकता है और उसके द्वारा यह पैदा किया गया अवरोध अपराध नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है गिरफ्तार व्यक्ति की न्यायालय के समक्ष प्रस्तुति। गिरफ्तार जो व्यक्ति है उसकी न्यायालय के समक्ष कितने समय तक प्रस्तुति हो जानी चाहिए, कर देनी चाहिए? ये पुलिस को क्या क्या करना चाहिए? गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को तुरंत क्या करना चाहिए? गिरफ्तार करने के तुरंत बाद उस व्यक्ति को पुलिस को चाहिए कि वे उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दे। प्रश्न ये बनता है कि कितने समय के लिए है ना, कितने समय के अंदर ही प्रस्तुत करना चाहिए? इसका उत्तर है पुलिस को जिस समय से गिरफ्तार किया गया है उसमें कहीं आने जाने का समय भी जोड़ दिया जाए तो केवल 24 घंटे के अंदर ही उस समय को, जिस समय गिरफ्तार किया गया उससे जहां तक जाना है वो समय भी जोड़ दिया जाए कि आने जाने का समय भी टोटल करके केवल 24 घंटे की छूट है। 24 घंटे के अंदर पुलिस को उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या 24 घंटे से अधिक व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत किए बिना जेल में रखा जा सकता है? किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे से ज्यादा और न्यायालय में प्रस्तुत किए बिना जेल में रखा जा सकता है? इसका उत्तर बनेगा नहीं, क्योंकि यह गैर कानूनी है। यह गैर कानूनी है, तो गैर कानूनी काम पुलिस को नहीं करना चाहिए। और वारंट कहां पर लागू किया जाता है ना? वारंट कहां पर लागू किया जाता है? अगर इसकी बात करें तो भारत में कहीं भी, भारत के किसी भी कोने में और भारत के बाहर भी है ना वारंट जारी किया जा सकता है और ऐसी व्यवस्था धारा 77 के अंतर्गत है। इसमें एक क्वेश्चन ये बनता, भारत के बाहर गिरफ्तारी कैसे होती है? भारत के बाहर गिरफ्तारी कैसे होती है? तो भारत से बाहर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए हमारा प्रत्यार्पण अधिनियम 1903 के अनुसार ही उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। अब बात आती है, एक प्रश्न बनता है कि वारंट के साथ क्या क्या दस्तावेज लगाए जाते हैं, दिए जाते हैं? गिरफ्तार व्यक्ति को के वारंट के साथ उससे संबंधित सभी जानकारी अटैच की जाती हैं, स्टेपल की जाती हैं, संलग्न की जाती हैं। अब प्रश्न ये बनता है, गिरफ्तार व्यक्ति से संबंधित न्यायालय में क्या प्रक्रिया है? गिरफ्तार व्यक्ति से संबंधित न्यायालय में क्या प्रक्रिया है? इसके लिए बात करते हैं। देखिए, जब व्यक्ति को गिरफ्तार करके
मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा उस समय क्या 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 किस प्रक्रिया से उसे गुजरना पड़ता है। मजिस्ट्रेट गिरफ्तार व्यक्ति के साथ क्या करेगा यदि अपराध जमानती है। ये दो तरह के अपराध होते हैं, एक जमानती होता है, एक गैर जमानती होता है ना। यदि अपराध जमानती है तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के साथ क्या करेगा। यदि अपराध व्यक्ति का गैर जमानती है तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट या पुलिस कमिश्नर उस व्यक्ति से एक बॉन्ड भरवा लेगा और बॉन्ड भरवाकर उसे जमानत दे देगा। यदि आवश्यकता हुई तो आरोपी जमानती भी प्रस्तुत कर सकता है या आरोपी से जमानती प्रस्तुत करने के लिए भी कहेगा और इस बॉन्ड को न्यायालय को भेज दिया जाएगा। कौन से न्यायालय को? जिसने उसके खिलाफ वारंट जारी किया है। और इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है, यदि गिरफ्तारी गैर जमानती अपराध के लिए हुई है, क्योंकि हमने बताया एक जमानती होता है, गैर जमानती होता है। यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी गैर जमानती अपराध के लिए हुई है तो फिर क्या प्रक्रिया है। इसका उत्तर ये बनेगा, यदि गिरफ्तारी गैर जमानती कार्य के लिए हुई है तो मजिस्ट्रेट एवं सत्र न्यायालय की इच्छा पर निर्भर करता। अब क्या मजिस्ट्रेट की इच्छा पर या सत्र न्यायालय की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह ऐसे आरोपी को जमानत दे या ना दे। इसका प्राविधान धारा 81(3) में है। तो ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट जमानत दे या ना दे ये उस पर निर्भर करता है। और नेक्स्ट बनता है हमारा निजी व्यक्ति द्वारा की गई गिरफ्तारी से संबंधित प्रक्रिया, है ना। ये लिखा हमने निजी व्यक्ति से गिरफ्तारी, निजी व्यक्ति के द्वारा कोई निजी व्यक्ति किसी को गिरफ्तार कर लेता है तो उससे संबंधित प्रक्रिया क्या है। क्या निजी व्यक्ति, पहले ये क्वेश्चन बनेगा, क्या निजी व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? तो इसका उत्तर बनेगा हाँ। ऐसा कब कर सकता है? ऐसा तब कर सकता है यदि आरोपी गैर जमानती वारंट मिला हुआ हो उसे, या उसका अपराध संज्ञेय किस्म की आताओ संज्ञेय अपराध का उस पर इल्जाम हो, या फिर वह भगोड़ा हो, है ना, सरकार द्वारा या न्यायालय द्वारा उसे भगोड़ा घोषित कर दिया हो। तो ऐसी अवस्था में कोई व्यक्ति उसे गिरफ्तार कर सकता है, निजी व्यक्ति भी उसे गिरफ्तार कर सकता है। अब बात यह है कि गिरफ्तार करने के बाद उसे क्या करना होगा। गिरफ्तार करने के बाद उस व्यक्ति को पुलिस अफसर के सामने भेज देना चाहिए, पुलिस अफसर के सामने प्रस्तुत करना होगा। अब एक प्रश्न ये भी बन सकता है, यदि गिरफ्तार करने के बाद उस व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में नहीं भेजा गया तो क्या यह दंडनीय है। किसी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और उसे पुलिस स्टेशन में नहीं भेजा तो क्या यह दंडनीय है। हाँ, यह आईपीसी की धारा 342 के अंतर्गत 342 के तहत दंडनीय है। ठीक है, ये दंडनीय होता। और एक प्रश्न ये बनता है कि पुलिस की गैर मौजूदगी में उसे क्या करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने गिरफ्तार कर लिया, पुलिस मौजूद नहीं है, तो ऐसे में वह क्या करे। तो ऐसी अवस्था में उस गिरफ्तार व्यक्ति को नजदीक के पुलिस थाने में ले जाना चाहिए और वहां पर उसे सौंप देना चाहिए। अब हमारे पास एक पॉइंट बनता है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। क्वेश्चन ये बनता है, क्या मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी कर सकता है। क्या कार्यकारिणी या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। जी हाँ, गिरफ्तार कर सकते हैं। धारा 44(1) के अंतर्गत कोई भी मजिस्ट्रेट है ना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, परंतु इसके लिए नियम है। यदि मजिस्ट्रेट स्वयं गिरफ्तार करता है तो उसके क्या नतीजे होंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो यदि वह स्वयं उसे गिरफ्तार करता है तो वह उस व्यक्ति को रिमांड पर नहीं भेज सकता। यदि कोई मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है तो वह उसे रिमांड पर नहीं भेज सकता, बल्कि उसे किसी दूसरे अपने समकक्ष मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रस्तुत करना ही होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेना के सदस्यों की गिरफ्तारी से सुरक्षा। सेना के जो सदस्य हैं उन्हें गिरफ्तारी से किस प्रकार सुरक्षा मिली हुई है। ठीक है, इसमें प्रश्न ये बन सकता, क्या सेना के किसी व्यक्ति को किसी भी सरकारी कामकाज के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। सेना के किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी को किसी भी सरकारी काम के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। इसका उत्तर बनेगा नहीं। उसकी गिरफ्तारी हम कब तक नहीं कर सकते? उसकी गिरफ्तारी के लिए हमें पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद ही धारा 45(1) के अंतर्गत उस सैन्य अधिकारी को गिरफ्तार किया जा सकता, इससे पहले नहीं। एक प्रश्न ये भी बन सकता, क्या यह नियम उन सेना अधिकारियों पर भी लागू होता है जो राज्य लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं? है ना, राज्य लोक सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं, क्या ये नियम उन पर भी लागू होता है ना? उनके लिए भी होता है या उन पर भी है? इसके लिए उत्तर बनेगा जी हाँ। इसके लिए जी हाँ, उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या करना होगा? राज्य सरकार से अनुमति लेनी जरूरी है और यह धारा 45(2) में दर्शाया गया है। अब प्रश्न ये बनता है, गिरफ्तारी कैसे की जाती है? गिरफ्तारी का अर्थ क्या है? तो इसके उत्तर में हम कहेंगे पुलिस अफसर के द्वारा। पुलिस अफसर के द्वारा किसी व्यक्ति को छूना, पकड़ना गिरफ्तारी कहलाता है। धारा 46(1) के अंतर्गत है। ठीक है, और क्या है इसमें? एक प्रश्न ये बन सकता है, यदि कोई आरोपी पुलिस को गिरफ्तारी देते समय अवरोध पैदा कर दे, रुकावट पैदा कर दे, तो पुलिस क्या करेगी? इसका उत्तर ये बनेगा, पुलिस सभी कानूनी तरीके अपनाएगी और उसे गिरफ्तार करेगी। सारे कानूनी तरीके अपनाते हुए पुलिस उसे धारा 46(2) के अंतर्गत गिरफ्तार करेगी। प्रश्न ये बन सकता है कि क्या पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के लिए किसी व्यक्ति को मार भी सकते हैं? बाधा उत्पन्न हो रही है, क्या कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए मार भी सकते हैं? तो इसका उत्तर बनेगा नहीं, जब तक कि व्यक्ति पर ऐसा अपराध नहीं हो जिसकी सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास नहीं। मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा को छोड़ते हुए कोई ऐसा अपराध है, छोटा अपराध है, तो कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को मार नहीं सकता। ऐसा धारा 46(3) में दर्शाया गया है। अब कभी कभी क्या करती है पुलिस? बल का प्रयोग करती है ना? तो बल के बारे में बात कर लेते हैं। गिरफ्तार करते समय बल प्रयोग का क्या महत्व है? जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं, बल प्रयोग का क्या महत्व है? इसके उत्तर में मैं कहना चाहूंगा कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही बल प्रयोग पुलिस करेगी, है ना? आवश्यकता से ज्यादा बल प्रयोग नहीं करेगी। और एक प्रश्न ये बनता है, ये आपने सूर्यवंशम पिक्चर भी देखी होगी, उसमें अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है, आपको ध्यान आएगा कि इसमें क्या है, किसी महिला को गिरफ्तार करने के संबंध में क्या प्रावधान है। वहाँ एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया, उस पिक्चर से आप काफी कुछ जान सकते हैं, है ना? जब एक महिला को गिरफ्तार किया जाता, इसके लिए क्या प्रावधान है? तो किसी भी महिला की गिरफ्तारी केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, है ना, आमतौर से या कहें आमतौर से किसी भी महिला की गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद, सूर्य छिपने के बाद या सूर्य उगने से पहले नहीं की जा सकती। अर्थात रात्रि में किसी भी महिला की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। यदि किसी महिला को
सूर्योदय से पहले, सूरज उगने से पहले, रात में अर्थात सूर्यास्त के उपरांत या रात में गिरफ्तार करना जरूरी है, आवश्यक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारी जो महिला पुलिस अधिकारी है उसको एक लिखित रिपोर्ट तैयार करके संबंधित क्षेत्रीय न्यायालय मजिस्ट्रेट से ऐसी गिरफ्तारी की पूर्ण अनुमति लेनी होगी। तो उसके लिए जो महिला पुलिस अधिकारी है वो एक रिपोर्ट तैयार करेंगी और न्यायिक मजिस्ट्रेट से उसकी गिरफ्तारी के लिए पहले अनुमति प्राप्त करेंगी, तब जाकर के उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। और क्या है नेक्स्ट हमारा बनता है गिरफ्तार व्यक्ति को वारंट देखने का अधिकार। ये तो हम शुरू से बताते चले आ रहे हैं। इसका उत्तर बनेगा हाँ, या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है क्या व्यक्ति को वारंट देखने का अधिकार है, तो उसका उत्तर बनेगा हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है यदि बिना वारंट दिखाए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है तो इसका क्या असर होगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका उत्तर होगा यह गिरफ्तारी विधिवत नहीं मानी जाएगी, यह गिरफ्तारी कानूनी नहीं मानी जाएगी। अब बात यह है व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जिस जगह या स्थान है ना को देखने की जगह है ना, देखने के लिए स्थान की तलाशी के बारे में बात करते हैं। या ये बात हो गई कि उसको उस जगह की तलाशी लेने का पुलिस को हक है या नहीं है। यदि आरोपी व्यक्ति है ना, आरोपी व्यक्ति कभी कभी छिप भी जाते हैं तो पुलिस को क्या अधिकार है ना? तो इसमें क्या बनेगा? यदि आरोपी व्यक्ति किसी घर या किसी स्थान पर छुप जाए तो पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? कोई व्यक्ति किसी घर में छुप जाए, किसी स्थान पर छुप जाए तो पुलिस क्या करे? पुलिस अफसर को है ना ऐसी जगह पर जाने पर ऐसे व्यक्ति को अपने घर की तलाशी देनी होगी। यदि पुलिस किसी व्यक्ति से कहती है कि तुम्हारे घर में एक व्यक्ति छुपा हुआ है तो उस व्यक्ति को अपने घर की तलाशी देनी होगी और पुलिस अफसर की हर उचित मदद भी करनी पड़ेगी, है ना। यदि कोई पुलिस कहे कि तुम्हारे घर में किसी व्यक्ति के छुपे होने का संदेशा है तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस के लिए घर तलाशी के लिए छोड़ना होगा और हर संभव उसकी मदद भी करनी पड़ेगी। एक प्रश्न ये बनता क्या पुलिस बल का प्रयोग करके उस स्थान की तलाशी ले सकती है जहां पर अपराधी छुपा हुआ है? अगर कोई व्यक्ति अपने घर की तलाशी लेने से मना कर देता है और पुलिस को ऐसा लगता है कि अपराधी यहाँ छुपा हुआ है तो ऐसी अवस्था में पुलिस बल प्रयोग कर सकती है। जी हाँ, पुलिस को बल प्रयोग करने की आजादी है। और क्या करना पड़ेगा? प्रश्न ये बन सकता बल प्रयोग करने से पहले पुलिस अफसर को क्या कदम उठाने चाहिए? और ऐसी स्थिति में जब उस घर में कोई महिला अकेली हो या ऐसा बताए कि मैं इस घर में अकेली हूँ तो ऐसी अवस्था में पुलिस को क्या करना चाहिए? पुलिस को बता दिया गया है किसी गुप्तचर द्वारा कि अपराधी इसी घर में छुपा हुआ है, तो ऐसी अवस्था में पुलिस क्या करे? अब पुलिस अफसर को अंदर जाने से पहले उस महिला को सूचित करना होगा कि हम आपके घर में प्रवेश करना चाहते हैं और उस महिला को बाहर जाने के लिए है ना स्वतंत्रता दी जाए, छूट दी जाए कि आप बाहर जा सकती हैं क्योंकि हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या गिरफ्तार व्यक्ति को हथकड़ी लगाना आवश्यक है? कई तरह के केस होते हैं, जैसे मैं बता दूं वकीलों को हथकड़ी नहीं लगती अगर वकील अपराध करते हैं, है ना। ये सुरक्षा हमें भी मिली हुई है ना, क्योंकि मैं भी एक वकील हूँ और इस हैसियत से मुझे भी ये सुविधा मिली हुई है। तो अधिकतर क्या होता है हथकड़ी लगाना जरूरी नहीं होता, हर मामले में हथकड़ी लगाना जरूरी नहीं होता, परंतु यदि वह व्यक्ति हिंसक हो है ना या भागने की कोशिश करे या बार बार उसकी प्रवृत्ति ऐसी रही हो कि भाग जाता हो तो ऐसी हालत में उसे हथकड़ी लगाई जा सकती है। अब इसमें कहना यह है कि
कि गिरफ्तारी सजा नहीं होती, इसलिए अनावश्यक रुकावटें लगाना जरूरी नहीं है। अगर व्यक्ति स्वेच्छा से जा रहा है तो उसके लिए हथकड़ी लगाना जरूरी नहीं है। तो ये बात हो गई। और गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी की बात करेंगे अभी। इससे पहले बात करते हैं धारा 50(2) की। धारा 50(2) क्या इसमें बात अनिवार्य है? हाँ, धारा 50(2) के प्राविधान के अनुसार यह अनिवार्य है, क्योंकि किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता उसका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में आपने पढ़ा संविधान के भाग 3 में, है ना? तो उसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति की जो नागरिक की जो स्वतंत्रता है उसका मौलिक अधिकार है, और उसका उल्लंघन करना असंवैधानिक तथा गैर कानूनी है। जिस आदमी को गिरफ्तार किया जाता है उसे यह जानने का अधिकार है कि उसकी स्वतंत्रता से उसे क्यों वंचित किया जा रहा है। अब हम आते हैं लास्ट प्रश्न पर। लास्ट प्रश्न यह है कि गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी, क्या गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी होनी चाहिए? उसके सामान को कहाँ रखना चाहिए? तो इसका उत्तर मैं कहूँगा हाँ, प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी ली जाएगी, और उससे जो भी बरामद हुआ है सारा सामान एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाएगा, और जिस समय उसको रिहा किया जाएगा सारा सामान उसको रिकॉर्ड सहित लौटा दिया जाएगा। ये उसके सामान की तलाशी के बारे में प्राविधान था। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी सब लेकर नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, क्योंकि बड़ी वीडियो अपलोड करने में दिक्कत आती है। धन्यवाद।